तल अवीव में सुबह से ये 7वां सायरन है, लगातार सायरन से गूंज रहा है। और देखिए मेरे पीछे किस तरीके से जो सड़कें हैं वो सुनसान हो चुकी है। लोग इधर से उधर तक भागते हुए नज़र आ रहे हैं और पूरी की पूरी सड़क इस वक्त सुनसान हो चुकी है। तो ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त हमें तल अवीव में नज़र आ रही है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा, चारों तरफ सन्नाटा है। और इस सन्नाटे को चीरती हुई जो आवाज़ है वो है सायरन की। सुबह से 7वीं बार तल अवीव पर हवाई हमले का अलर्ट नज़र आ रहा है। तो ये स्थिति है इस वक्त तल अवीव में और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं थोड़ा सा नीचे आपको दिखा सकूं कि कैसे हालात हैं। तो देखिए मैं सड़क की तरफ जा रहा हूं, बीच की तरफ जा रहा हूं। कोशिश है आसमान को लगातार स्कैन करने की। देखिए लोग किस तरीके से जहां संभव हो वहां भाग रहे हैं। जो बीच है वो बिल्कुल सुनसान हो गया है, गाड़ियां जहां तहां रुक गई है और कभी भी आसमान में धमाके से दहल सकता है। तो ये वो बीच है जो आमतौर पर गुलजार रहता था, लेकिन चंद पलों के अंदर ही लोग भागते हुए नज़र आए। तमाम जो उपनगर है, चाहे वो होलोन हो, रमतगढ़ हो, उन तमाम शहरों में लगातार इसी तरीके से अलर्ट नज़र आ रहा है, इसी तरीके से धमाके नज़र आ रहे हैं। और न्यूज़ नेशन जब आमतौर पर यहाँ के स्थानीय लोग शरण ले लेते हैं बंकर्स में, बॉम्ब शेल्टर्स में, बेसमेंट में, आपका अपना न्यूज़ चैनल न्यूज़ नेशन उस वक्त आपको बाहर के आसमान की, युद्ध के हालात की सच्ची तस्वीरें लाइव दिखाता है। तल अवीव से राहुल डबास की रिपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर दिया। पहले फेज का ये उद्घाटन है और इसी तरीके से टोटल 4 फेज में इसका काम पूरा किया जाएगा। ये भव्य बिल्डिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। यहीं से आप एंट्री करेंगे और इसी से एंट्री करके आप जो है अंदर जाएंगे। डिपार्चर से जब आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपको बाकायदा ये जो आपका डिजी यात्रा है, डिजी यात्रा के जरिए जो है एंट्री आप कर पाएंगे। ये जो मैं पहले आपको बता रहा था कि यहाँ पर आपका फेस डिटेक्शन सिस्टम जो है वो यहाँ पर से लागू होगा, उसके साथ में आपके दरवाजे खुल जाएंगे और उसी के साथ आप अंदर एंट्री कर पाएंगे। तमाम आपको चेक इन काउंटर्स मिलेंगे, यहाँ से आपका सारा सामान चेक होगा। ये सामान चेक होने के बाद यहाँ से आप पूरी तरीके से अंदर हो जाएंगे। अंदर आने के बाद डोमेस्टिक गेट, अंतर्राज्यीय द्वार जो है वो अलग होगा। सेल्फ चेकिंग सेंटर्स जो हैं वो आप यहाँ पर, जैसे इंडिगो पे आप सफ़र करना चाह रहे हैं तो इंडिगो से आप सफ़र करना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए आपको यहाँ पर अपना PNR कोड डालना है, जैसे कि पहले भी आप डालते रहे हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस 2 सेवाएं जो है चल रही हैं, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो इस तरह से आप अपने वो बोर्डिंग पासेस निकाल सकते हैं। चेक इन काउंटर्स बनाए गए हैं। चेक इन काउंटर्स पे आप अपना चेकिंग किया हुआ सामान जो है वो यहाँ पर रख सकेंगे। यहाँ पे आप ड्रॉप आउट कर सकते हैं। बैग ड्रॉप अवेलेबल, अभी फ़िलहाल अनअवेलेबल है क्योंकि अभी चल नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए इस तरह के 20 करीब जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं जो सेल्फ सिस्टम के तहत काम करेंगे और इसमें फटाफट काम जो है आराम से हो जाता है। ये आपको हम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। रिसिप्ट मिलने के बाद डोमेस्टिक गेट जो है, अंतर्राज्यीय द्वार, वो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पर भी 2 सिस्टम काम करेंगे। एक तो सेल्फ सिस्टम काम करेगा। यहाँ से आप देखेंगे सेल्फ सिस्टम किस तरह से काम करेगा कि अगर आपका डिजी यात्रा है तो डिजी यात्रा के तहत आप देखिए पहले से ही इंस्टॉल है यहाँ पे डिजी यात्रा। ये आप देखिए डिजी यात्रा यहाँ पर पहले से ही इंस्टॉल है कि यहाँ से आप डिजी यात्रा के ज़रिए एंट्री कर जाएंगे। ये आप यहाँ से एंट्री कर गए, डिजी यात्रा फेस डिटेक्शन सिस्टम के आधार पर आपने एंट्री कर ली। अब यहाँ पे आ गया सिक्योरिटी सिस्टम। ये सिक्योरिटी सिस्टम जो है यहाँ से आप सिक्योरिटी करके अपनी जो फ्लाइट है उसकी बोर्डिंग के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। चुनाव में अभी समय है, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने बिगुल फूंक दिया है। जहां भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व को लाकर, यानी जो हाई लेवल पॉलिटिकल सेलिब्रिटी हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, उनसे रैलियां करवाकर यहां शंखनाद कर चुकी है। प्रधानमंत्री आने वाले हैं और इसी के साथ साथ ही कांग्रेस ने अपना कुनबा बढ़ाने के साथ ही चुनावी शंखनाद किया है। आज दिल्ली में
तमाम ऐसे बड़े नेताओं को कांग्रेस में शामिल कर लिया गया है जो पहले या तो विधायक रह चुके हैं या मेयर रह चुके हैं और जो अपने क्षेत्र में जनाधार रखते हैं। इसी के साथ ही सितारगंज उधम सिंह नगर में एक विधानसभा सीट है जहां से सौरभ बहुगुणा मंत्री हैं, वहां से 10 साल एमएलए रहे नारायण पाल को आज कांग्रेस में शामिल करा लिया गया है। इसी के साथ ही बगल में रुद्रपुर की एक सीट है, रुद्रपुर विधानसभा में भी 10 साल तक भाजपा के टिकट पर विधायक रहे राजकुमार ठुकराल को भी कांग्रेस में शामिल करा लिया गया है। ये दोनों बड़े नेता हैं उधम सिंह नगर के, दोनों 10-10 साल तक विधायक रहे हैं। इसके अलावा लाखन सिंह नेगी जो नैनीताल से कांग्रेस में शामिल कराए गए हैं। लाखन सिंह नेगी पिछली बार भीमताल सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े थे भाजपा से बगावत करके और 12,500 वोट उन्होंने प्राप्त किए थे, तीसरे नंबर पर रहे थे। उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य भी है। इसके बाद रुड़की में निर्दलीय, इससे पहली योजना में निर्दलीय मेयर का चुनाव जीते गौरव गोयल को भी कांग्रेस में आज शामिल कर लिया गया है। और इसी के साथ ही जो मसूरी नगर पालिका के निर्दलीय चेयरमैन रहे हैं अनुज गुप्ता, वो भी शामिल हो गए हैं। और घनसाली से 2012 से 17 तक भाजपा के विधायक रहे भीमलाल आर्य भी आज कांग्रेस में दिल्ली में शामिल हो गए हैं। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल और तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में ये एक जो शामिल होने की एक जो दास्तान है, जो एक कहानी है, ये एक नई पटकथा लिखने की ओर जा रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि इनमें से गौरव गोयल रुड़की और राजकुमार ठुकराल रुद्रपुर, नारायण पाल सितारगंज, लाखन सिंह नेगी भीमताल और भीमलाल आर्य घनसाली से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। मुरादाबाद से गिरफ्तार आईएएस आतंकी हारिस से एटीएस की पूछताछ में कई सनसनीखेज और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एटीएस से पूछताछ में हारिस ने अपने 10 सहयोगियों के नाम ही एटीएस को बताए हैं, जिनसे अब पूछताछ की योजना एटीएस बना रही है। हालांकि जो रिमांड की अवधि मिली थी एटीएस को हारिस की, वो रिमांड अवधि खत्म हो चुकी है। आज हारिस को एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा और माना जा रहा है कि कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन अभी तक हारिस से जो पूछताछ हुई है, उस पूछताछ में एटीएस को कई अहम लीड मिली है, क्योंकि एटीएस ने हारिस के लैपटॉप को भी खंगाला है और माना जा रहा है कि उस लैपटॉप से एटीएस को कई ऐसे मेल मिले हैं जिसके जरिए हारिस जो आईएएस के हैंडलर्स थे उनके संपर्क में था। हालांकि ये जानकारी भी सामने आ रही है कि आईएएस ने हारिस को यूपी, बिहार समेत कई अलग अलग राज्यों में युवाओं की 50-50 टीम 50-50 युवाओं की एक टीम बनाने की बात कही थी और इस काम में भी हारिस लगा हुआ था। हारिस का मकसद था कि भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र में कन्वर्ट किया जाए और वो भारत में शरिया कानून लागू करना चाहता है। इसके लिए जो तमाम उसके युवा थे उनको वो मेल के जरिए और अलग अलग माध्यमों से, खासतौर पर इंटरनेट के जरिए वो ऐसी सामग्री उनको वितरित करता था जो आईएएस से रिलेटेड था। हालांकि अब एटीएस की योजना ये है कि जो इसके संपर्क में युवा थे, खासतौर पर जो सीधे संपर्क में थे, जिनसे इसकी बातचीत होती थी, उनसे पूछताछ की जाए और उनके मंसूबों के बारे में जाना जाए। क्योंकि देखा जाए तो हारिस एक मेडिकल स्टूडेंट था और एक प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा था। माना जा रहा है कि ना सिर्फ 10 इसके सहयोगी थे, बल्कि इससे ज्यादा भी इसके सहयोगी हो सकते हैं। वैसे में अब एटीएस की प्राथमिकता यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो इसके सहयोगी, जो इसके संपर्क में थे, उनके बारे में पता किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सुबी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। संभल में सरकारी जमीन पर अवैध मदरसा और मस्जिद का निर्माण करा दिया गया। साथ ही यहाँ पर जो है 5 या 6 दुकानें भी निर्मित करा दी गई। प्रशासन की कार्रवाई के चलते यहाँ पर जो है आज पैमाइश करने राजस्व विभाग की टीम यहाँ पर पहुँची है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। हमारी मौजूदगी इस टाइम मुबारकपुर बंद गांव में है, जो असमोली थाना क्षेत्र अंतर्गत जो एक गांव आता है, वहाँ पर ये जो है निर्माण मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पीछे जो ये मस्जिद बनी हुई है, ये सरकारी भूमि में बनी हुई है और लगातार यहाँ जो है पिछले 2 दिन से जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनके द्वारा इस निर्माण को तोड़ा भी जा रहा है और साथ ही यहाँ पर जो गेट लगा हुआ था वो गेट भी यहाँ पर तोड़ दिया गया है। और अभी यहाँ पर जो है प्रशासन की टीम के साथ साथ पुलिस टीम भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार इसकी नपाई तुलाई जो है वो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस निर्माण को लगभग 30 से 35 साल हो चुके हैं। साथ ही इस सरकारी जमीन पर 2 स्कूल भी मौजूद है, मदरसा मौजूद है, मस्जिद मौजूद है। अभी फिलहाल प्रशासन यहाँ पर जो है नपाई करता हुआ नजर आ रहा है।
अब देखने वाली बात ये होगी कि इस निर्माण पर बुलडोजर एक्शन कब देखने को मिलेगा। अपने सहयोगी के साथ रूपक त्यागी, न्यूज स्टेट संभल। मिडिल ईस्ट में उपजे तनाव के बाद जिस तरह से डीजल, पेट्रोल और एलपीजी को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, उसके बीच आज मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने एक बड़ी बैठक ली और उसके बाद फूड कमिश्नर आनंद स्वरूप ने मीडिया को ब्रीफ किया कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है, जितनी भी गैस सप्लाई है वो पर्याप्त मात्रा में है और बढ़ती डिमांड के चलते 5300 अतिरिक्त व्यावसायिक सिलेंडर पूरी डिमांड में जोड़े गए हैं जो उनके पास मौजूद हैं। इस तरह की कहीं कोई क्राइसिस, कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। चारधाम यात्रा से पहले ये बातें आ रही थी कि किसी भी तरह से चारधाम यात्रा के तक सप्लाई पूरी हो जाए, लेकिन चूंकि सप्लाई लगातार बाधित हो रही है, लोग पैनिक हो रहे हैं। इसी बीच में मुख्य सचिव की बैठक के बाद फूड कमिश्नर ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि हालात सामान्य हैं और उनके पास पर्याप्त जितने भी इंतजाम हो सकते हैं वो उनके पास हैं और पर्याप्त मात्रा में गैस भी मौजूद है। विश्व की परिस्थितियां इस समय विद्यमान हैं, उसके चलते जो है हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम और उसके उत्पाद हैं उनमें थोड़ा कठिनाई आई थी, लेकिन उसे जो है भारत सरकार और प्रदेश सरकार के प्रयासों से काफ़ी हद तक कम किया गया है। और जो घरेलू गैस की आपूर्ति है, आपको पता है कि वो शुरू से ही तो हमारे यहाँ पूर्ण मात्रा में अवेलेबल है। व्यावसायिक कनेक्शंस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे जो धीरे धीरे शिथिल किए जा रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनू कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहे युद्ध के बीच में एलपीजी और डीजल पेट्रोल की किल्लतें सामने आ रही, तो दूसरी तरफ जो सीएनजी पंप हैं वो अपनी सामान्य गति से चल रहे हैं। आमतौर पर सीएनजी पंप में भीड़ दिखाई पड़ती है, लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं भी किसी तरह की कोई कटौती नहीं है। सारे पंपों पर जो सीएनजी है वो मिल रही है। सीएनजी मिल रही है आप लोगों को? हाँ, सीएनजी भर रही है। दिक्कत तो नहीं, जैसे पहले मिलती तो वैसे मिल रही है? हाँ, जैसे मिल रही है वैसे मिल रही है अभी। अब सीएनजी मिल गई आपको? डीजल पेट्रोल में तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही, सीएनजी में कोई दिक्कत मिल रही है? अफवाहें हैं सर, सब मिल रहा है, सब मिल रहा है, सब प्रेशर बनाना है। सीएनजी वाले खुश हैं कम से? नहीं सर, पेट्रोल सीएनजी सब मिल रहा है भैया, सब अफवाहें हैं मालिक, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तो ये सीएनजी पंप की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो सीएनजी भराने पहुँचे। सीएनजी मिल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया मिल रही है। पैक कर लिया है कि बात ही नहीं? बाहर निकला है। आ जाओ, बाहर आ जाओ। तो जो लोग डीजल पेट्रोल वाले वो तो परेशान होंगे, सीएनजी वाले तो आराम से। वो लोग भरवा रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, इसीलिए परेशान हो रहे हैं सब। और बाकी सब मिल रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। सीएनजी में ऐसी स्थिति नहीं है? नहीं, सीएनजी बढ़िया मिले, कोई दिक्कत नहीं, बस भीड़ लग जाती है तो दिक्कत तो सबको होता है। मुंबई में गैस की किल्लत हर जगह दिखाई दे रही है, वेस्टर्न सबब हो या ईस्टर्न सबब हो या फिर मुंबई शहर हो। कई जगह के ऊपर गैस सिलेंडर लेने के लिए कतारें लगी हुई है और ये यहाँ एक ट्रक खड़ा है। इस ट्रक में जो गैस सिलेंडर है वो यहाँ रखा गया है। लोग जो है वो बुकिंग करके यहाँ आते हैं और यहाँ गैस सिलेंडर वो ले रहे। कितनी दिक्कत आ रही है और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और क्या ये कैसा सिस्टम है? यानी सिस्टम ये है कि जो पावती लेके आ रहे हैं उनको बाटला मिल रहा है, जो बुकिंग की है। और होम डिलीवरी इसलिए नहीं हो पा रहा है, अभी टेम्पो जा रहा है, लोग यहाँ पे आ जा रहे तो माल कम है ना, तो इसलिए कैसे पहुँचेगा। होम डिलीवरी बंद है? चालू है, 3 दिन से चालू है। जो पहले होम डिलीवरी रेगुलर थी वो नहीं हो रही थी, जितना माल आ रहा था थोड़ा उनको दे रहे थे, जो इधर आ रहा है इनको दे। तो आपने कभी ये बुक किया था? ये 12 तारीख को बुक किया था, 12/3/2026 को बुक किया था। बाटला डिलीवर हो गया तो भी नहीं आया। हाँ, अभी लाइन लगा के सुबह से 7 बजे से लाइन लगाए हम लोग उधर पावती लेने के लिए। पावती लेने के बाद फिर इधर जाके बात करो। फिर डिलीवरी हो गया था? डिलीवरी हो गया है, डिलीवरी कोड भी आ गया, फिर भी घर तक बाटला नहीं आ रहा। मैं 10 मार्च को किया था। मार्च क्यों किया था? मार्च का बाटला अभी मिल रहा है। तो ये 1 महीना यानी मार्च में बुकिंग करने के बाद अब इनके हवाले ये गैस सिलेंडर मिल रहा है। और आप देख सकते हो कि बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ कतारें लगी हुई है। आप कतार में खड़े रहो और कतार में खड़े रहने के बाद 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद ऐसी कड़ी धूप में लोग खड़े रह रहे हैं और गैस सिलेंडर पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अटोले, मुंबई।
अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है उसका असर राजस्थान का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस है उस पर भी पड़ने लगा है, क्योंकि यहाँ से मार्बल, ग्रेनाइट, फर्नीचर जो निर्यात होते थे उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी है। जो कंटेनर जिनमें माल भेजा जाता था, सबसे पहले जो इस तरह के ट्रक हैं इनके जरिए माल यहाँ चढ़ाया जाता है और ये माल फिर बाद में ट्रेन में होते हुए शिप के जरिए यानी कि बंदरगाह तक पहुँचाया जाता है और शिप में यही कंटेनर फिर दूसरे देशों में पहुँचता है। लेकिन इन दिनों इन ट्रकों के पहिए मानो जाम हो गए हैं, चक्का जाम है। यहाँ पर जो मशीनें हैं वो बंद खड़ी हुई नजर आती है, क्योंकि इन दिनों यहाँ पर निर्यात पूरी तरह से रुका हुआ नजर आता है। संख्या देखिए इन कंटेनर की कि पूरा ये जो गोदाम है, ये कंटेनर हैं जो यहाँ बड़ी संख्या में रखे हुए हैं। ये कंटेनर कई दिनों से यहाँ पर सिर्फ इसलिए पड़े हैं क्योंकि निर्यात करने के लिए जो शिपमेंट का जो चार्ज था उसको बढ़ा दिया गया है। जो $300 $400 हुआ करता था वो करीब $2000 तक शिपमेंट चार्ज पहुँच गया है और इसकी वजह से जो अचानक से तेज़ी आई है इसकी रेट में, कुछ लोग ऐसे हैं जो निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर मार्बल या फर्नीचर राजस्थान से भिजवाते हैं तो फिर उनकी लागत काफ़ी बढ़ जाती है। इस वजह से कहा जा सकता है कि जो इस तरह के कंटेनर हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं, इनको यहाँ से आगे शिप के जरिए दूसरे देशों में नहीं भेजा जा रहा है। और इनकी संख्या देखिए कि कई किलोमीटर तक जयपुर में इसी तरह से कंटेनर रखे हुए दिखाई देंगे, जो कि ना तो ट्रकों में भिजवाए जा रहे हैं, ना उसके बाद में ट्रेनों से होते हुए जो पोर्ट हैं उनमें शिपिंग के जरिए दूसरे देशों में इनको भिजवाया जा रहा है। निर्यात रुक गया है, आयात रुक गया है, निर्यात के लिए जो चार्जेस हैं वो बढ़ गए हैं। उसकी वजह से कुछ माल तो जो बंदरगाहों पर भी वहाँ पर भी रुका हुआ है और कुछ माल है जो कि राजस्थान में भले खनन की बात कर ली जाए, खनन के जरिए जो मार्बल निकाल दिया जाता है उसको भी आगे नहीं भेजा जा रहा है। जो संख्या है वो करीब 10 से 15% के बीच पहुँच गई है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित, जयपुर। दक्षिण पश्चिम दिल्ली की साइबर टीम ने इन्वेस्टमेंट गैंग का भांडाफोड़ किया है, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं मुख्य आरोपी श्री रामपुर को गिरफ्तार करने के बाद एक पहल पर जब दिल्ली पुलिस ने जांच करना शुरू की तो तमाम जो लाइनें थी जांच की वो खुलती हुई नजर आनी शुरू हो गई। हालांकि साफ तौर पे कहा जा सकता है जो जांच के अंदर में सामने आया है कि इनका नेटवर्क अलग अलग राज्यों के अंदर में बना हुआ है, जो पूरी तरह से सक्रिय है। ये लोगों को खास तौर से डबल और ट्रिपल मुनाफा देने की बात करते हैं, जो पूरी तरह से फर्जी निवेश होता है और फिर लोग इनके लालच में फंस जाते हैं, जिस कारण फिर ये ठगी का उनको शिकार बनाते हैं और बड़े पैमाने पर उनके साथ मोटी रकम के साथ उगाही करते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस अब लगातार पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ पूरे नेटवर्क की एक एक उस कड़ी को मिलाने का प्रयास किया जा रहा है जो अन्य राज्यों के अंदर में लगातार सक्रिय है। देखना ये होगा अब दिल्ली पुलिस के हाथ आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि लगातार जांच जो है वो होती हुई नजर आ रही है और एक एक नाम जो जांच के अंदर में श्री रामपुर जिसको गिरफ्तार किया गया है, जो मुख्य आरोपी है, वो बताना शुरू कर रहा है। अब उनकी कुंडली भी पूरी तरह से बताने वालों की खास तौर पर दिल्ली पुलिस खंगाल रही है। साउथ वेस्ट साइबर पुलिस कहते हैं एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के सिंडिकेट को बस्ट किया है। टोटल फ्रॉड अमाउंट इसमें 12,22,670 रुपये का है। कंप्लेनेंट ने 4 सितंबर 2025 को एनसीआरटी पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज की, जिसमें ये बताते हैं कि कैसे साइबर फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स ने फ़ोन के थ्रू इन्हें एश्योरेंस दिया कि अपने इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा रकम पा सकते हैं कम से कम समय में। साइबर पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन अभी भी बाकी की दूरी वो बची हुई शेष है जहां पर यह पूरा नेटवर्क सक्रिय है। वीडियो सुधीर के साथ सैयद वस अली, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। कानपुर में कमिश्नरेट पुलिस ने ऑपरेशन व्हाइट पाउडर चला रखा है, जिसके चलते मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक पुलिस ने 60 से अधिक मुकदमे दर्ज किए हैं और 80 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। इस दौरान पुलिस ने 800 किलो से अधिक गांजा बरामद किया है। साथ ही साथ कोकीन व अन्य नशीले पदार्थ भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि ये ऑपरेशन कानपुर में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों की कमर तोड़ने तक जारी रहेगा। पिछले कुछ महीनों का अगर मैं आपको बताऊं तो 60 से कुछ महीने मतलब जनवरी के बाद से लगभग 60 से अधिक FIR हम लोगों ने पंजीकृत किए, जिसमें 80 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है।
और 500 किलो से ज़्यादा मादक पदार्थ जिसमें गांजा, चरस और अन्य जो मादक पदार्थ हैं वो सम्मिलित हैं, ये हम लोगों ने टोटल इसमें रिकवर किया है। जो लोग पकड़े गए हैं उनका कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास भी है, तो उस पर जो गैंगस्टर की जो रेलेवेंट सेक्शन है उसके अंतर्गत भी कार्रवाई की हम लोग कर रहे हैं। लगातार इस अभियान को जारी रखने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ तमाम स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों में भी पुलिस के लोग पहुंच रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वीडियो जनता से फंक्शन शेम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। देश में जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनके लिए पहली बार राजस्थान के अंदर तलवारबाजी की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। यानी कि अगर पोलियो से हो या किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई व्यक्ति दिव्यांग हो गया है तो वो युवा यहाँ पर तलवारबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसा कंपटीशन जो कि यहाँ पर तैयारी करके प्रतियोगिता में जीतकर पैरा ओलंपिक जैसे जगह पर भी जाकर के ये देश के लिए पदक ला सके, कुछ इस तरह की तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही है। जो जयपुर में आयोजित नेशनल कंपटीशन है, इसमें पूरे देश से ऐसे प्रतियोगी, ऐसे खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं जो कि यहाँ पर तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए इनका जज्बा कि दिव्यांग है लेकिन फिर भी इन्होंने ज़िंदगी की जो जंग है उसको लड़ना नहीं छोड़ा और यहाँ पर तलवारबाजी के जरिए जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिससे कि देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया जा सके। और उसको लेकर के देश भर की तमाम टीमें यहाँ जयपुर में पहुँची हुई है, जो कि अलग अलग तरीके से कई तरह की मिसाल यहाँ पर पेश करती हुई नज़र आ रही है। हर एक खिलाड़ी के पीछे अपनी एक कहानी छुपी हुई है, हर एक खिलाड़ी का एक अपना दर्द है कि किस वजह से वो दिव्यांग होने की कई पीड़ाएं झेल रहा है, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और इस तरह की प्रतियोगिताओं के जरिए आगे बढ़ने की और देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित, जयपुर। यूपी परिवहन निगम अपनी बसों को लगातार अपग्रेड करने में जुटा हुआ है। जहां एक तरफ विभाग की तरफ से नई बसों की खरीद की जा रही है, तो वहीं पुरानी बसों में तकनीकी रूप से अपग्रेडेशन का काम भी चल रहा है। देखा जाए तो परिवहन निगम की अधिकतर बसों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाई जा चुकी है। तकरीबन 12,000 परिवहन निगम की ऐसी बसें हैं जो ट्रैकिंग डिवाइस से लैस हो चुकी हैं। लेकिन वहीं अगर अनुबंधित बसों की बात करें तो अभी तक अनुबंधित बसों में बार-बार चेतावनी के बावजूद भी ट्रैकिंग डिवाइस को नहीं लगाया गया है। तकरीबन 3,000 ऐसी अनुबंधित बसें हैं जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की सड़कों पर संचालित हो रही हैं, लेकिन कई बार चेतावनी के बावजूद उन बसों के संचालक अभी तक अपनी बसों में ट्रैकिंग डिवाइस नहीं लगवा पाए हैं। महत्वपूर्ण यह भी है कि जिन बसों में ट्रैकिंग डिवाइस लग चुकी है उनके संचालक उन बसों में लगे सिम को रिचार्ज नहीं करा रहे हैं। हालांकि विभाग की तरफ से उन संचालकों को अब ये चेतावनी जारी की गई है कि अगले कुछ दिनों में अगर वे अपने बसों में ट्रैकिंग डिवाइस नहीं लगाते हैं तो उनका जो अनुबंध है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। गौरीभंटा कोतवाली इलाके में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक टैक्सी चालक दूसरे टैक्सी चालक को टक्कर मारने के बाद बोनट पर कई किलोमीटर दूर लटका कर चलता रहा। जब उसके साथियों ने पीछा किया, इसके बाद टैक्सी चालक ने अपनी टैक्सी रोककर किसी तरह जान बचाई। इसके बाद मामला कोतवाली गौरीभंटा पहुंचा, जिसमें पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक दोनों को हिरासत पे ले लिया है। आपको बता दें, गौरीभंटा कोतवाली इलाके में टैक्सी स्टैंड पर आए दिन सवारियों को लेकर के टैक्सी चालकों में नोकझोंक होती रहती है। इसी को लेकर विवाद हुआ था और जिसके बाद टैक्सी चालक ने दूसरे टैक्सी चालक को टक्कर मारने के बाद कई किलोमीटर उसको घसीटता रहा। टैक्सी चालक को घसीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन आनंद तिवारी के साथ में प्रभाकर शर्मा, न्यूज़ स्टेट, लखीमपुर खीरी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।